हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का पाठ 20, मौखिक अभिव्यक्ति। आदि काल में भाषा का मौखिक रूप चलन में था। वह भी मुख्यतः हाथों के इशारों, भाव भंगिमाओं व चित्रों में ही सीमित था। कालांतर में सभ्यता के साथ साथ भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ। यद्यपि पठन पाठन में भाषा के लिखित रूप को अधिक महत्व दिया जाता है, तथापि यदि भाषा का मौखिक रूप सशक्त नहीं है तो भाषा पर पकड़ मजबूत नहीं होती। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से नहीं कह सकता तो वह दूसरे की कही बात सुनकर उचित प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता, तो उसकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आज के समय में हर परीक्षा में, नौकरी में साक्षात्कार अनिवार्य होता है। वाचन में दक्षता अनिवार्य है। पहले की अपेक्षा आज की जीवन बहिर्मुखी अधिक है। इसीलिए अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब मौखिक दक्षता की परख होती है। जो विचार या भाव मन में उठ रहे हों, उन्हें उचित शब्दावली में धारा प्रवाह बोलकर व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। मौखिक अभिव्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, श्रवण और वाचन अथवा सुनना और बोलना। श्रवण अर्थात सुनना। सुनने का अर्थ है दूसरे की कही बात, वार्तालाप, कथोपकथन, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ आदि को सुनकर समझना। श्रवण कौशल मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। भाषा पर अच्छा अधिकार होने के बावजूद हम किसी की बात सुनकर उचित प्रकृति प्रतिक्रिया तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस बात या वर्णित सामग्री का अर्थ ग्रहण नहीं कर लेते या उसकी अभिव्यक्ति के ढंग को नहीं जान लेते। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करने के लिए अभ्यास की अपेक्षा होती है। कक्षा में अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दिए गए निर्देश, प्रार्थना स्थल पर किया गया समाचार वाचन, भाषण, आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले नाटक, कहानी, समाचार या वार्तालाप, विद्यालय में आयोजित वाद विवाद, कविता पाठन आदि के संबंध में पूछकर श्रवण कौशल का सतत मूल्यांकन और विकास किया जा सकता है। श्रवण कौशल के विकास व अभ्यास के लिए टेप की हुई सामग्री काफी सहायक हो सकती है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए कुछ प्रयास। पहला, विषय को गहराई से समझ लें, उस पर भली भांति विचार करें। दूसरा, अपनी प्रस्तुति के ढंग को सुनिश्चित कर लें। विशेष भाव पर बल देने के लिए किसी पंक्ति या पंक्तियों को दोहराएं। भाषा को सरल व सहज रखें, बनावटी ना बनाएं। प्रामाणिकता के साथ रोचकता का भी ध्यान रखें। झूठी सच्ची बातों व नीरस विवेचन से बचें। अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें। अब आपको इसका अभ्यास करना है, करते हैं। परिचर्चा, तो यानी इसे हम डिस्कशन बोलते हैं। किसी सामूहिक व सामाजिक महत्व के विषय पर चर्चा करना परिचर्चा कहलाता है। इसमें जिस विषय पर चर्चा की जाती है उस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। रेडियो में इस वार्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति परिचर्चा का संचालन करता है। संचालक विषय की रूपरेखा बताते हुए वक्ताओं से उसके विचार प्रकट करने का अनुरोध करता है। वह विषय को बीच बीच में समेटता भी चलता है और अंत में सभी विद्वानों के विचारों के सार को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। विषय है ऑनलाइन पठन पाठन का विद्यार्थियों पर अच्छा व बुरा प्रभाव। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। आपके अध्यापक व अध्यापिका परिचर्चा का संचालन करेंगे। दूसरा है वाद विवाद, यानी डिबेट बोलते हैं हम जिसे। पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क देना वाद विवाद कहलाता है। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर विद्यार्थियों को इस कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वाद विवाद और भाषण अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। वाद विवाद में विषय के एक ही पक्ष पर अपने तर्क प्रस्तुत करने होते हैं और विपक्ष के तर्कों को प्रभावशाली ढंग से उत्तर देना होता है।
यद्यपि विद्यालय स्तर पर होने वाले वाद विवाद प्रतियोगिता की तैयारी पहले ही लिखित रूप में कर ली जाती है, तब भी यह अपेक्षा की जाती है कि बोलने वाला पहले दिए गए तर्कों को ना दोहराए और अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय विपक्षी के तर्कों का तत्काल जवाब दे। वाद विवाद करते समय जोर जोर से चीखना, हाथ हिलाना, मेज पीटना आदि आवश्यक नहीं होता, वरन मुख की मुद्रा, बोलने में आरोह अवरोह व आत्मविश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विषय है प्रारंभिक कक्षाओं में हो विषय चुनने की स्वतंत्रता। इस विषय पर वाद विवाद कीजिए, पक्ष और विपक्ष के प्रमुख तर्क अंत में श्यामपट्ट पर लिखिए। समूह 1 और समूह 2। तीसरा है कविता पाठ या स्वस्वर वाचन। कविता पाठ में कविता के मूल भाव के अनुरूप रस का ध्यान रखते हुए कविता पढ़नी चाहिए, अर्थात यदि भाव वीर भाव को जगाने वाली कविता है तो स्वर में प्रखरता, ओज, तेजी और मुख पर गौरव की भाव भंगिमा होनी चाहिए। शारीरिक मुद्राएं सहज होनी चाहिए, अनावश्यक हाथों को उठाना, लहराना या चीखना नहीं चाहिए। दी गई कविता के भाव को समझते हुए कविता पाठ कीजिए। अब हम सीखेंगे हिंदी शब्दकोश को देखना। किसी भी भाषा का कोश उस भाषा के अनगिनत शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह है जिसमें प्रत्येक शब्द का स्थान एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। यदि उस क्रम को समझ लिया जाए तो कोई भी शब्द हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। किसी शब्दकोश को उस भाषा की वर्णमाला के वर्णों के क्रम के आधार पर ही देखा जा सकता है। अतः वर्णमाला के ज्ञान के बिना उस शब्द के शब्दकोश के सही प्रयोग में हम विफल रहेंगे, यानी अगर हम इसे ढंग से नहीं देखेंगे तो हमें नहीं आएगा। तो हिंदी शब्दकोश को कैसे देखें, चलिए सीखते हैं। अंग्रेजी का शब्दकोश देखना सरल है क्योंकि उसमें केवल 26 वर्ण हैं। हिंदी शब्दकोश में से शब्द ढूंढने के लिए सबसे पहले वर्णमाला के क्रम को जानना आवश्यक है। शब्दकोश में वर्णों का क्रम इस प्रकार होता है। पहले स्वर, तो यहाँ पे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग आएंगे। सबसे पहले स्वर आएंगे, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग की मात्राएं लगेंगी यहाँ पर सब में, स्वरों में। उसके बाद व्यंजन, क के बाद में क्ष, ख, ग, घ, च, छ, ज, ज्ञ, फिर झ, य, ट, ठ, ड, ढ़, ढ, ण, त के साथ त्र, उसके बाद त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श्र, स, स, ह। इस तरीके से ये एक तालिका है। अगर हमें दिखना है कंकड़ तो यहाँ हमें कंग ढूंढना है, तो क जमा अंग, क तो कंकड़। इसी तरीके से का अगर शब्द चाहिए तो क के साथ में आ की मात्रा को हमें देखना है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आप जानते ही हैं कि व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत से युक्त है, जैसे क, ख, ग। इसमें स्वर व व्यंजन उसी क्रम में जुड़ते हैं जिस क्रम में वे हैं, अर्थात पहले स्वर फिर व्यंजन, यानी क जमा अ, क। अनुस्वार पहले स्थान पाते हैं, यही किसी व्यंजन के क्रम का आरंभ करते हैं। ये एक समान माने जाते हैं, इसीलिए इनमें आगे पीछे का क्रम नहीं होता। आधे अक्षर पूर्ण अक्षरों के बाद आते हैं, जैसे कम, काम, कौन, क्यों। री की मात्रा को ऊ की मात्रा के बाद ढूंढना चाहिए। औ के बाद व्यंजनों की शुरुआत होती है। संयुक्त व्यंजन भी वर्णमाला में क्रम से रखे जाते हैं। द हलन जमा द, इसके बाद द जमा ध आएगा। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। इनकी संरचना को समझकर ही व्यंजन क्रम में ही ढूंढना चाहिए। क्ष यानी क जमा श, त्र अर्थात त जमा र, ख, ज्ञ, ज जमा य, श्र, श जमा र, श्री, श जमा री। क्र और क्री में अंतर है। क जमा र, क्र, और क जमा री, क्री। इसी तरीके से
टू ट्र जमा र से मिलकर बना है। ड़ और ढ की अलग से कोई जगह नहीं होती, ये ड और ढ के साथ मिले जुले रूप में प्रयोग होते हैं। इन व्यंजनों से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये शब्द के बीच या अंत में ही आते हैं। श्रोत शब्द में स, रो, ज, त तीन अक्षर हैं, अतः इसे स से शुरू होने वाले शब्दों में ढूंढना चाहिए। री में ह जमा री का योग है। कोश में कैसे ढूंढें? मान लीजिए आप कोश में चरखा शब्द ढूंढना चाहते हैं। आपको पता है कि क, ख, ग, घ, ड़ के पश्चात च का क्रम आता है। तो कोश के हर पृष्ठ पर बाईं ओर कोने में एक छपा होता है, वह उस पृष्ठ का पहला शब्द होता है, और दाहिनी ओर जो छपा होता है वह उस पृष्ठ का आखिरी शब्द होता है। अतः आप उसे देखते हुए च वर्ण पर पहुंचे। च सबसे पहले आता है तो चंग, च सबसे पहले आता है तो चौक से च, चा, ची, ची, चू, 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 चे, चे, चौ, चौ। इसके बाद वर्णमाला के वर्णों को ध्यान में रखते हुए रै, फिर ख पर पहुंचे। यही क्रम सभी शब्दों को ढूंढने के लिए अपनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।